इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 006 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन यह बहुत समय बाद आया। मुझे इसकी बेहद खुशी है। हमारे देश के कुछ भागों में अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादा क्यों हैं, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। आपने जो कुछ प्रयत्न हिंदी के विकास के लिए किए और हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ प्रयत्न विकास के लिए किए जा रहे हैं, वह सराहनीय रहे हैं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी होगी। उस समय यह तय किया गया था कि 15 वर्ष की अवधि के भीतर विकास किया जाए। मुझे आशा है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाने में कोई अवरोध पैदा ना हो। महोदय, हम शहर वालों से वे गांव के लोग, वे कृषि कार्य करने वाली देहाती महिलाएं, वे झुग्गियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, जो हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी बोलते हैं और हिंदी लिखने और हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि तुमसे तो वे लोग जो खेती किसानी का कार्य करते हैं, ट्रैक्टर चालू करते हैं, हल जोतते हैं, खेत में बेहतर बीज बोकर फसल तैयार करते हैं, देश में अच्छा गन्ना पैदा करते हैं, वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। यही तो इस देश के असली कर्णधार और देशवासी हैं। आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि गांव के पढ़े लिखे गरीब हिंदी भाषी किसान के बच्चे संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक विपरीत आप शहरी अंचल के लोगों को ले लीजिए। वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में दाखिला ना दिलाकर अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती कराते हैं। क्या यह कभी हो सकता है कि विदेशी भाषा अपनी मातृभाषा हो? बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ वर्ष बाद ही उसे मुंह से हिंदी भाषा तथा हिंदी के शब्द निकलते हैं। हर देश की मातृभाषा वही होती है जो पहली बार मुंह से उच्चारित होती है, वही मातृभाषा होती है। हमारे देश के नागरिकों के समझ में यह बात क्यों नहीं घर करती, किस लिए वे अपने बच्चों को अंग्रेजी के पीछे दौड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, जब किसी पर कोई भाषा थोपी जाती है तो वह उसे अपने ऊपर वजन समझता है, उसका मनोबल गिरता है, उसकी इच्छाओं पर कुठाराघात होता है। उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो फिर वह अंग्रेजी के पीछे भागते भागते दूसरी तरफ
भागने लगता है। महोदया, मुझे यह बताते हुए हर्ष नहीं हो रहा है, बल्कि हर्ज हो रहा है। भारत जैसे विशाल, विकराल और विकसित तथा अधिक जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण या दौरा करने जाते हैं, वे हिंदी में भाषण ना देकर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यह ठीक बात नहीं है, बल्कि देश के बच्चों, निवासियों और गरीबों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात है। भाषा विभाग डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, नेता, अध्यापक, वैज्ञानिकों का बड़ा आभारी रहेगा यदि वे हिंदी में कार्य करें, उसको प्रोत्साहन दें, बढ़ावा दें और दूसरों को हिंदी के लिए प्रेरित करें। जब हमारे देश के नागरिक इन सारी बातों का ख्याल दिल और दिमाग में रखेंगे, तभी मातृभाषा की उन्नति का मार्ग खुल सकता है। अध्यक्ष महोदया, जो कार्य प्रणाली प्रचलित रही है के संबंध में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर प्रेषित कर रहा हूँ। वह यह है कि जनता किसी भी देश की एक सार्वभौम शक्ति होती है, महज इस वजह से नहीं कि वह उस देश की निवासी है, वरन पूरे देश और समाज की व्यवस्था का संपूर्ण बोझ भी उसी के ऊपर है। चाहे कराधान द्वारा धन संचय का हो, अथवा सेना द्वारा देश की सुरक्षा हो, अथवा पुलिस द्वारा व्यवस्था का समायोजन हो, न्यायाधिकरण द्वारा विवेचन का हो, अंतिम सूत्र देश की जनता होती है। वह शासक भी है, वही शासन करती है और वही उत्पादक है, वही उपभोक्ता। ऐसी परिस्थिति में स्थिति के नियमन और व्यवस्थित संचालन हेतु जनतंत्र ही सर्वाधिकार स्वीकार व्यवस्था है। जनतंत्र में आम जनता अपने आप को निर्वाचित प्रतिनिधि के हवाले कर देती है, चाहे वह एक मुखी राष्ट्रपति प्रणाली हो, चाहे संयुक्त जिम्मेदारी की काबीना पद्धति हो, चाहे नियंत्रण रखने वाली संस्था। सभी जनतंत्रीय पद्धतियों के अपने अलग अलग चेहरे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों ने जहाँ जहाँ जनतंत्र हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार पद्धति विकसित हुई है। प्राचीन काल की सामंती व्यवस्था में राजा अपने को ईश्वर और जनता का सेवक मानकर राज करता रहा है। अतः उस काल की निरंकुशता या उदारता अपने आप में उभरती रही है, जिनका लक्ष्य अपने इष्टों को क्यों न काल्पनिक ईश्वर हो या जीवित जनसमूह को प्रसन्न करना घोषित करता था। आज भी देश के दल लोकहित के नीचे की कोई बात नहीं करते हैं। हर व्यक्ति जो निर्वाचन का अभ्यर्थी है, आश्वासन अवश्य देगा, भले ही वह उसे पूरा ना कर सके या आश्वासन पूर्ण करने की क्षमता ना हो। आज आम मतदाता भी सचेत है और वह अच्छी तरह से सोचकर फैसला करने लगा है। सभापति महोदय, निर्वाचित प्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा का हो सकता है। वह सीधे चुनाव या परोक्ष चुनाव से अथवा आनुपातिक प्रतिनिधि से निर्वाचित हुआ हो। दरअसल वह उस इलाके की जन भावनाओं, इच्छा, आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। निर्वाचित होने के पश्चात उसका क्षेत्र सामाजिक हित में विलीन हुआ माना जाता है। वह उनका प्रतिनिधि है और पुनः क्षेत्र
विशेष की निर्वाचन अवधि तक उसी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाते समय उन्हें नाम न लेकर क्षेत्र विशेष के नाम से भी पुकारा जा सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।